जय हिंद साथियों। आज चलिए हम लोग देखते हैं गोली दर्पण का फोकस बिंदु। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण एक लेक्चर में, फिर हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन, उस पर न्यूमेरिकल भी देखा। और पिछले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु भी हमने पढ़ा। ये सभी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज अपने को गोलीय दर्पण संबंधित कुछ बिंदु में आपने ध्रुव पढ़ा था, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और अब नॉर्मल अभिलंब, ये सभी बातें पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है गोली दर्पण की फोकस बिंदु। जो गोली दर्पण होता है उसका फोकस बिंदु क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है। जब ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा फोकस दूरी क्या होती है। ठीक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, यह बराबर r/2 होता है, उसे प्रूव भी करना आपको सीखना होगा। तो कैसे आया यह बराबर r/2, ये सब भी बता देंगे आपको। तो सबसे पहले चलिए गोली दर्पण की गोली दर्पण का फोकस बिंदु पढ़ते हैं। गोली दर्पण का फोकस बिंदु, ठीक, गोली दर्पण का फोकस बिंदु। तो गोली दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है, आइए समझते हैं। गोली दर्पण कौन कौन सा दर्पण होता है, या तो अवतल है या तो उत्तल है। तो हम अवतल को भी देख लेते हैं, उत्तल को भी देख लेते हैं। ये देखो, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि दाहिने तरफ कलई कर दिए हैं, चिकना तल दबा है, तो अवतल दर्पण पहचान आपको आता होगा। हमने बताया था दर्पण में अब फिर क्या करना होगा। जैसे ही आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक बीचों बीच एक रेखा गुजारेंगे। ठीक बीचों बीच जाने वाली रेखा क्या होती है सर, मुख्य अक्ष होती है। इसको आप मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ जो पॉइंट होता है वो पोल होता है, जिसे आप हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। ठीक, और यहाँ कहीं एक पॉइंट होता है जो आप सी से रिप्रेजेंट जिसे करते हो, याद आ गया होगा क्या होता है, वक्रता केंद्र बताए थे आपको, सही बात। हाँ, गोली दर्पण के लिए ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। ठीक, आओ जरा उत्तल दर्पण में भी देख लिया जाए। सर ये उत्तल दर्पण है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। तो उत्तल दर्पण में देखो, ये है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक बीचों बीच इसके भी एक लाइन खींच दो। ठीक, एक बीचों बीच इसके भी लाइन गई। यह लाइन क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक बीचों बीच होना चाहिए, जहां कम ज्यादा लगे बैलेंस कर लो। ठीक, और ये पॉइंट क्या हो गया सर, ये पोल हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक बातें हम लोग सीख चुके हैं। चलिए, फोकस बिंदु बताना है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलना है। मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष समांतर चाहे 2 किरण ले चलो चाहे 2 लाख किरण ले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चल रहे हैं। देखो मुख्य अक्ष है, उसके समांतर हम किरण ले गए, और कहां ले गए, दर्पण पे गिरा दिए। जहां गिरी है वो बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। एक किरण गई, एक और ले लो, अच्छा लगेंगे। एक और ले लिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ले जा सकते हैं, हाँ, 2 4 6 10 20 50 100 जितना ले जाना हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 से हमारा काम चल जाएगा, 2 ले चल रहे हैं। ठीक, 2 किरणें हम ले लिए, मुख्य अक्ष के समांतर है। देखो मुख्य अक्ष ये है, ये रेखा मुख्य अक्ष, और इसके समांतर 2 किरण, किरण में देखो तीर लगाए हैं। ठीक, हाँ, और ये लाइन मुख्य अक्ष है। अब जैसे ही दर्पण पर गिरेगी तो किरण के साथ क्या होगा भाई, लौटेगी, परावर्तन होगा। तो परावर्तन कैसे होगा, अभिलंब पहले खींचो, तो सी से मिला दो। सी से अगर हम इस आपतन बिंदु को सी से मिला देंगे तो यह रेखा, ये जो लाइन है वो आपतन बिंदु पर क्या काम करेगा, अभिलंब का। इसको इससे मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको। ठीक, अब देखो, आने वाली किरण जितना कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, जाने वाली किरण भी उतने कोण बनाएगी अभिलंब के साथ। ये तो आप जानते ही हैं, पक्का 100% जी। अब जरा यहाँ देखो, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है, जाने वाली कोण उतना ही कोण बनाएगी अभिलंब के साथ, ये भी जानते हैं आप। बढ़िया, थोड़ा सा और तिरछा हो रही थी, सही से जाओ किरण। हाँ, अब ठीक है गुरुजी, देख लो कोण बराबर है। ये दोनों लौटने वाली कहीं काट रही है क्या, जी हाँ, यहाँ काट रही है। जहां काटती है मेरे भाई वही होता है एफ, काम खत्म, उसी को कहते हैं फोकस बिंदु।
अवतल दर्पण में क्लियर हो गया, कौन सा दर्पण है सर? ये तो अवतल दर्पण है। हाँ अवतल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु तो दिखाई, समझ में आ गया कहाँ है। और ये कौन सा दर्पण है सर? ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ठीक, अच्छी बात है। तो क्या निकल कर आ रहा है डिफिनेशन? डिफिनेशन तो ये निकल कर आ रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण, अवतल उत्तल नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो देखोगे तो अवतल है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कह सकते हो। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, क्योंकि अवतल के लिए, हालांकि हमें गोली के लिए ले जाना है डिफिनेशन, दोनों के लिए। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, तब डिफिनेशन कॉमन निकालेंगे, गोली दर्पण का फोकस बिंदु हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है परीक्षा में वो भी हम समझाएंगे, तो जरा समझिएगा। इसमें देखिए अब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ले चलो किरण मेरे भाई, एक किरण गई मुख्य अक्ष समांतर, एक किरण गई मुख्य अक्ष समांतर। ठीक, अब क्या होगा? आपतन बिंदु ये मिल गया, आपतन बिंदु ये मिल गया, जहां किरण गिरती है वही बिंदु आपतन बिंदु। सी से क्या करें? सी से लंब खींचो इस पर, सी से मिला दो, वही हो जाएगा अभिलंब। इसको भी सी से मिला दो, देखो सही है, सी से मिला दिया, अभिलंब हो गया। अब आने वाली किरण, ये आने वाली किरण है, अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है, जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ उतने कोण बनाएगी, बिल्कुल सही। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है, लौटने वाली किरण भी उतने कोण बनाएगी, बिल्कुल सही। सही है। ये नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, आगे काटेंगी? नहीं काटेंगी, मुख्य अक्ष तो यहाँ है, तो पीछे बढ़ाओ डॉट डॉट से, पीछे सीधा मत खींचना कभी, क्यों? क्योंकि पीछे किरण जाएगी नहीं दर्पण को चीर कर, तो आभास करो डॉट डॉट से, ये जो किरण वापस जा रही है, परावर्तित हो रही, इसी को पीछे बढ़ाना है। ठीक है, इसको, ये जो वापस जा रही इसी को पीछे बढ़ाना है, इसको। ये कहीं काटती हुई प्रतीत हो रही है, जहां भी काटती हुई प्रतीत हो रही वही पॉइंट है एफ, फोकस बिंदु, वही पॉइंट है फोकस बिंदु। अब डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। क्या? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दोनों में क्या है? मुख्य अक्ष समांतर चल रही हैं जी। दर्पण बोलो, अवतल उत्तल मत बोलो। अब दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को दर्पण का या गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर? मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या तो मिलेगी या तो मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है? परीक्षा में पूछता है कि गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए। तो गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु का डिफिनेशन लिखेंगे और फिर अवतल दर्पण का एक चित्र बनाएंगे और फिर अवतल दर्पण का फोकस बिंदु भी लिखेंगे। गोली दर्पण का फोकस बिंदु का डिफिनेशन लिखेंगे, अगर पूछ दिया कि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए तो ये चित्र बना के उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु लिखेंगे, गोली दर्पण का डिफिनेशन लिखेंगे। लेकिन अगर पूछ दिया कि अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु को समझाइए या दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का चित्र बना के समझाएंगे। और गोली दर्पण के फोकस बिंदु में जो परिभाषा है वो दोनों का है, उसी में दोनों को अलग अलग करके परिभाषा भी लिख देंगे। कैसे? मैं समझा रहा हूं, आराम समझिए। मतलब एक के साथ दो फ्री, बोरो प्लस का जुड़वा ऑफर है। आप गोली दर्पण पढ़ोगे, अवतल उत्तल फ्री में है। तो चलो दिखाते हैं डिफिनेशन क्या निकल कर आया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चाहे दो चले चाहे 2 लाख किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर देखो चल रही हैं किरणें। हाँ, किरणें दर्पण से परावर्तन
दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, बात समझना, मिलती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को, उसी बिंदु को गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। कितना प्यारा है बताओ, उसी बिंदु को गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे देख लो किससे किए हो, कैपिटल एफ की स्मॉल एफ, बड़ा वाला एफ कैपिटल एफ, इसे एफ से, कैपिटल एफ से, स्मॉल मत करना, स्मॉल से फोकस दूरी करते हैं। ये बिंदु है, केवल ये छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है बिंदु, ये फोकस बिंदु है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये रहा डिफिनेशन किसका, गोली दर्पण का। गलती से मान लो कि आपको केवल ये पूछ दे गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, ये दोनों चित्र बनाओ और भाई साहब लिख दो, काम खत्म। केवल गोली दर्पण के फोकस बिंदु से क्या समझते हैं, लेकिन वो ये पूछता नहीं, पूछता है लगा के कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए। तो कितना अच्छा है देखिए, अगर गोली दर्पण के फोकस बिंदु आप यहां तक लिख दिए, ठीक, अवतल दर्पण का कैसे समझाएंगे, चाहो तो दोनों चित्र बना देना गोली दर्पण के फोकस बिंदु में ही, तो फिर अलग से चित्र बनाना नहीं है। तो यही परिभाषा फिर लिख देना, हेडिंग बना देना है केवल कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, हेडिंग क्या बना देना है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, और उसमें लिख देना है मुख्य अक्ष के, देखो वही लाइन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, यहां तक सेम लाइन चलेगा अवतल दर्पण फोकस बिंदु में भी, जिस बिंदु पर मिलती हैं या नहीं, मिलती हैं उसी बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और अगर उत्तल का लिखना है तो फिर वही लाइन सेम चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं मत कहना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। बताओ एक ही डिफिनेशन में इन दोनों का डिफिनेशन छुपा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, आराम से देख लो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, मतलब उत्तल वाले में प्रतीत होती हैं और अवतल में मिलती हैं, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो पहले बना लो और फिर हम यही लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, और ये अवतल दर्पण का लिख देंगे तो फिर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। अब क्या पूछता है परीक्षा में सब जानते रहोगे, चाहे जो पूछे कुल लिख दोगे, टेंशन नहीं है। ओके, हाँ, तो इसे पहले बना लो। देखो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, गोली दर्पण के फोकस बिंदु दो प्रकार, क्या अवतल उत्तल, तो नंबर 1 में क्या है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अब हेडिंग हो गया अवतल दर्पण, उत्तल खत्म, उत्तल बाद में इसके बाद आएगा नंबर 2 पे। अभी क्या है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, अवतल दर्पण फोकस बिंदु में क्या लिखोगे, देखो वही परिभाषा ऊपर वाला अगर आप देखो तो सेम दोहराएंगे, ध्यान देना क्या अंतर है देख लेना जरा। मुख्य, रटना नहीं, रटोगे तो कहानी चौपट हो जाएगी, रटना नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण, यहां क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, दर्पण नहीं लिखेंगे, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यहां पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, यहां नहीं लिखेंगे भाई, नीचे लिख देंगे। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, बस। अब अगर परीक्षा में क्या पूछता है, गोली दर्पण का फोकस बिंदु, तो गोली दर्पण फोकस बिंदु में दोनों आ जाएंगे, मिलती प्रतीत होती है, और वहां अवतल यहाँ नहीं लिखा रहेगा, केवल दर्पण लिखा रहेगा। ठीक, और अवतल दर्पण कर रहा है तो अवतल दर्पण से परावर्तन कराइए आप, और केवल मिलती लिखिए, प्रतीत तो होती नहीं, इसमें मिलती है ना, और ये चित्र बना दीजिए, काम खत्म। कितना सुंदर है, देख लो, इसे भी बना लो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो मिल रही है, उसी बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और अकेले कहीं पूछ रहा है तो वहां लिख देना, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, क्योंकि गोली दर्पण हम ऊपर लिख चुके हैं, उसी का पार्ट चल रहा है। और चाहो तो दूसरा नंबर भी यही हम लिख देते हैं, दूसरा नंबर इधर लिख देते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु वहां तक दिख रहा है, देख लीजिए सर, आगे तक दिखेगा। ओके, थोड़ा सा चित्र भी देख लो, उत्तल दर्पण फोकस बिंदु बनाने जा रहे हैं। ठीक, मुख्य अक्ष ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया, समझा दिए ही है। मुख्य समांतर किरण गई, ये एक और किरण गई, चाहे आप सी से अभिलंब खींचो न खींचो, अब तो आप जानते हो इसी तरह से जाएगी, अब ये जानते हो इसी तरह से जाएगी, क्योंकि इसके पहले हम समझा चुके हैं आपको। अभी यहाँ पीछे बढ़ाओ, इसे पीछे बढ़ाओ, कहीं काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो यही आपका क्या हो गया, जहां काटती हुई प्रतीत हो रही है वही अब हो गया। ठीक, तो ये चित्र हल्का सा हो गया, अब यही हम लिख देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, वहां देख लो अवतल दर्पण से था, यहाँ उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब यहां से ना कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं, हो गया। क्या पूछ सकता है आपसे, देखो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु को समझाइए। ठीक, तो गोली दर्पण का फोकस बिंदु, ये पूरा क्वेश्चन ही उतार देना है, तो हो गया, जो क्वेश्चन बोले हैं पूरे का आंसर हो गया। या एक
फिर से दूसरा क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए। तो गोली दर्पण फोकस बिंदु लिख देंगे जो लिखाए हैं, और केवल अवतल दवाल लिखेंगे, फिर इसको दूसरे वाले को नहीं लिखेंगे। केवल कह रहा है अवतल का समझाइए तो अवतल का समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है कैसे पूछ सकता है कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए। गोली वाले लिख लेंगे जो ऊपर सबसे लिखा है, इसके बाद ये एक वाला लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, तब जो पूछेगा वही लिखना है। चौथा क्या कह सकता है, गोली दर्पण ही न पूछे, गोली दर्पण का फोकस बिंदु न पूछे, कह दे कि अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए, तो ये वाला हो ये वाला कर देंगे। पांचवा क्या कह सकता है, केवल गोली दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए, तो गोली दर्पण में दोनों चित्र बना देंगे जो पहले बनाए थे, और केवल गोली दर्पण का फोकस बिंदु लिख देंगे, काम खत्म। तो क्या पूछता है, हर मर्ज की दवा है आपके पास, तो इसे बना लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, इसको बनाइए और फिर हम लोग फोकस दूरी पे चलते हैं। देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी, अभी इसके पहले हमने क्या कहा, गोली दर्पण का फोकस बिंदु, अब क्या पढ़ना है, फोकस दूरी। फोकस बिंदु में तो आपको मिल गया, एफ यहाँ मिल गया, एफ यहाँ मिल गया, हमें एफ मिल गया। फोकस दूरी बहुत सिंपल है, कितना है जरा देख लो, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लो इतना सिंपल सा, पी से लेकर एफ तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक, एक बिंदु पी है, एक बिंदु एफ है, इससे लेकर यहां तक की दूरी फोकस दूरी है। पी देख रहे हो, पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। बस कितना सिंपल बात है बताओ, फोकस बिंदु ध्रुव पी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कितना सिंपल सी बात है, लिख दो, ध्रुव पी तथा फोकस बिंदु कैपिटल एफ के बीच की दूरी कॉमा फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब देखो कोई भी दर्पण हो, ये गोली दर्पण के लिए लिखा हूं, गोली दर्पण या समतल दर्पण जो भी लिख लो, मतलब कोई भी दर्पण, लेकिन लेंस मत कर देना, लेंस में भी होगा लेकिन पोल नहीं होगा वहां, हाँ वहां ऑप्टिकल सेंटर होगा। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ, ए वाला एफ देख लो, ए वाला एफ लिखना, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है, एफ बराबर r/2, ये जो एफ है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज हम आगे प्रूफ करेंगे, लेकिन यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान से देख लो, अभी लिख दे रहे हैं, गोली दर्पण, ये लाइन सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा, वो विकल्प में, गोली दर्पण की फोकस दूरी कामा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, जहां r क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, r क्या है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, और f क्या है, f क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, f क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी। अब यहां से डायरेक्ट परीक्षा में अगर कोई, अभी कैसे यह बराबर r/2 आया,
ये प्रूफ करना है कि F बराबर r/2। अभी हम प्रूफ करके आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है। सिद्ध कीजिए गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध दे देगा, या ये कह देगा सीधा सीधा कि F बराबर r/2 सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना होगा। तो कहां से आया, अभी हम सिद्ध कर देते हैं, लेकिन उसके पहले जरा आप समझ लीजिए क्वेश्चन नन्हा सा इसी में ऐसे दे देता है कि किसी गोली दर्पण कह देगा, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या होगी? बता सकते हैं आराम से क्या होगी? बहुत सिंपल है सवाल। क्या होगी? सीधा सीधा r बराबर दिया है आपको कितना, 50 सेमी, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2 50/2 बराबर 25 सेमी। अब माइनस प्लस का चक्कर अभी मत करिएगा, अभी हम माइनस प्लस भी आपको समझाएंगे तब करिएगा, ठीक है। अभी केवल गोली दर्पण लिखे इसलिए अवतल उत्तल नहीं किए। तो गोली दर्पण किए हैं तो 50 है तो आधा हो जाएगा। और फोकस दूरी का, अगर फोकस दूरी देके वक्रता त्रिज्या पूछ ले तो फोकस दूरी का दोगुना हो जाएगा। यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, r बराबर 2f भी हो सकता है ना। देखो r बराबर क्या होगा, क्रॉस गुणा 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा अब आपसे कहें कि गोली अगर फोकस दूरी, अगर वक्रता त्रिज्या 100 सेमी है तो फोकस दूरी 50 सेमी, अगर वक्रता त्रिज्या 200 सेमी है तो फोकस दूरी 100 सेमी, वक्रता त्रिज्या 500 सेमी है तो फोकस दूरी 250 सेमी। आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसको आप यहां तक बना लीजिए और फिर हम प्रूफ करते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक। हाँ, देखो गोली दर्पण की फोकस दूरी यह तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध, ये महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक है। हाँ, इसे जान लो, ये आपको 12वीं में भी काम करेगा, बहुत जरूरी है। यह और r में संबंध, अभी हाई स्कूल में क्या है, यह बराबर r/2 जान गए, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वहीं से न्यूमेरिकल में मदद करेगा। लेकिन ये आया कहां से, यह बराबर r/2, ये प्रूफ करने के लिए आपको 12वीं में भी पूछ देगा कि यह बराबर r/2 प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, कहां से हुआ। तो आपके पास गोली दर्पण की फोकस दूरी f और r में संबंध बताना है, तो आप अवतल से भी कर सकते हैं, उत्तल से भी कर सकते हैं, किसी भी दर्पण से कर दीजिए, ठीक है। अगर अवतल से कहे तो अवतल से, उत्तल से कहे तो उत्तल से भी कर सकते हैं, जैसे अवतल से करेंगे वैसे उत्तल से हो जाएगा, ठीक। तो अवतल से अगर कुछ नहीं कर रहा है तो अवतल से कर दो, या उत्तल से कर दो, तुम्हारा मन, किसी भी दर्पण से कर दो। आओ ये देखो, सुंदर सा एक अवतल दर्पण ले लिए, ढंग से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझना। ये देखो, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये भाई साहब क्या हो गए, पोल हो गया। चाहे तो द्वारक का नाम भी कुछ रख दो, पी क्यू तो नहीं, एक्स वाई रख सकते हो। ये द्वारक है, द्वारक क्या होता है, जहां तक किरण, दर्पण का ये द्वारक है, द्वारक मतलब दरवाजा, जहां किरण एंट्री करती है, ठीक है। हाँ, द्वारक, ये बड़ा, बहुत बड़ा द्वारक लिए हैं अभी हम दर्पण का, अभी छोटा सा नन्हा सा ले लेंगे, ठीक। हाँ, बहुत बड़ा द्वारक है। अब चलो, पी है और सेंटर सी, सी यहाँ कहीं सी हो गया, सी सेंटर हो गया, ठीक। ओके, कोई किरण ले आओ, चलो एक किरण लाओ, ये किरण आ गई भाई, नाम इसका रखो कुछ, सर नाम रख दिए ए बी, एक किरण हो गई क्या, ए बी, ए बी कोई किरण आ गई, ठीक है। अब ये बिंदु क्या हो गया सर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर लंब खींचो, कहां से खींचोगे, सी से, किरण को लौटाना है ना। हाँ, सी से क्या खींच दिए, लंब, आपतन बिंदु पर लंब, तो जितना कोण बनाते हुए आती है उतने कोण बनाते हुए जाएगी। तो कुछ कोण मान लो, कुछ भी मान लो, मान लो थीटा है, यक्स है, कुछ भी मान लो, थीटा मान लिया कोण, तो थीटा कोण बनाते हुए भी जाएगी ना। हाँ सर, ये बात तो सही है, जितना कोण बनाते हुए आएंगे उतने कोण बनाते हुए जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। बहुत सही, ठीक। अब ये जहां जाके काट रही है वही तो होता है आपका, वही क्या होता है सर, वही एफ होता है, जहां जाके काट रही है वही क्या होता है, एफ होता है, ठीक।
जहां जाके कट कर रही है वही क्या होता है, एफ होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये एफ हो गया। अच्छा सर, हो गया। अब बताओ जरा, हमने क्या माना, माना माना कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण ए बी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर एफ से देखो, फिर एफ से निकल जाती है ना, एफ से चली जाती है। ये तो है मानने ओढ़ने वाला काम। माना कोई किरण ए बी है जो यहाँ गिर रही है, दर्पण से परावर्तित होकर एफ से चली गई, हो गया काम मानने का। ठीक सर, अब देखो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है ना, जो कोण ए है वही कोण ए है। कोण जानते हो कैसे लिखा जाता है, ये जरा देख लो। कोण जैसे, एक मिनट त्रिभुज थोड़ा समझा दे। कोण हो सकता है कुछ लोगों को आता हो, कुछ लोगों को नहीं आता हो, तो ध्यान से ढंग से देख लीजिए आप। पहले ए बी सी जैसे कोई त्रिभुज है ना, अगर हमको दिखाना है बी वाला कोण, ठीक, ये बी वाला कोण दिखाना है कि बी कोण की चर्चा कर रहा हूं, तो ऐसे दिखाओगे, कोण ए बी सी, जो बीच में आता है वही कोण होता है, वही कोण के बारे में बात की जाती है। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जो बीच में आएगा वही कोण की चर्चा। अच्छा मान लो कि हमको ये कोण की बात करनी हो, तब सर इस कोण की अगर बात करना है, सी कोण की, तो इसको ऐसे कर सकते हो, कोण, ये कोण का सिंबल है, प्रतीक, ए सी बी, इसका मतलब बीच में कहा है, ए और बी के बीच में सी आया, तो इसका मतलब यहाँ सी कोण की बात हो रही है। और अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी सी ए, हाँ लिख सकते हो, दोनों चीज लिख सकते हो। और अगर कोण ए की बात कर रहे हो कहीं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, मतलब जो बीच में बी और सी के बीच में आए वही कोण की बात हो रही है, तो इसका मतलब इस कोण की बात हो रही है। क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी, हाँ लिख सकते हैं। तो कोण का मतलब समझ रहे हैं, जब किसी कोण की बात की जाएगी तो जो बीच में होगा वही कोण आएगा, ठीक है, उसी कोण की चर्चा हो रही है। कोण, त्रिभुज में कोण कैसे दिखाया जाता है, समझ में आया। हाँ तो अब जरा आप समझिए, हाँ थोड़ा सा मैथ जानते रहिए, मजा आता है। परावर्तन के नियम से अब देखो, आपको कोण ए बी सी अर्थात ये वाला कोण की बात कर रहा है। परावर्तन नियम से कोण दिखाना, दिखाना कोई बात जरूरी नहीं है, क्योंकि है तो बराबर है ये, ए बी सी, इसका मतलब बी वाला कोण की बात कर रहा है। ए बी सी ये बराबर है किसके, देखो सी बी एफ के, सी बी एफ के बराबर है कि नहीं, देखो बराबर कोण सी बी एफ। इधर देखो कोण ए बी सी अर्थात ये थीटा जो है, ये कोण जो यहां बी ये वाला बन रहा है थीटा, वही सी बी एफ के भी बराबर है। जी हाँ, बराबर क्या हो गया, थीटा, दोनों में थीटा है। हाँ अब जरा एकांतर कोण से, अब कौन सा त्रिभुज लें, ये देखो ये ए बी और ये मुख्य अक्ष क्या है, समांतर है। ए बी और सीपी चाहे समझ लो, ए बी समांतर, क्या ये समांतर का चिन्ह है, सीपी लिखो या ना लिखो, तो कोई समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं, बराबर होते हैं ना, बस काम खत्म। तो ये बताओ कोण ये सी वाला कोण क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं, एकांतर कोण बताओ, ये अगर थीटा है भाई तो ये भी थीटा हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां लिख देना है चुपचाप
कि एकांतर कोण कौन कौन सा, कोण ए बी सी, ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, बी सी एफ, बी सी सी वाला कोण के, ये भी थीटा के बराबर ही है, काम खत्म। अब यहां से स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि त्रिभुज बी सी एफ में दो कोण आपस में बराबर है, ये कोण बी और कोण सी दोनों थीटा हैं, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है। और किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो दो सामने आमने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर ये कोण इसके बराबर है तो इस कोण के सामने की भुजा ए और ये कोण के सामने भुजा ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज बी सी एफ से क्या हो जाएगी, भुजा सी एफ बराबर एफ बी। ठीक, यहां से स्पष्ट है कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भाई, कोई भी नाम दे दो, सी बी एफ से क्या हो जाएगा भाई, भुजा क्योंकि दो कोण बराबर हैं, कोण के सामने वाली भुजा अपने आप बराबर, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, काम खत्म। बस अपने को यही प्रूफ करना था, सी एफ बराबर एफ बी। अब आगे कुछ नहीं विशेष करना है, ये सब बवाल लिखे हैं ना लिखो तब वो चल जाएगा, डायरेक्ट यहां से त्रिभुज बना के लिख सकते हो, लेकिन वही थोड़ा सा दिखाना होता है, प्रूफ करना है, दिखाना है। आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो कुछ मत लिखना, यहाँ डायरेक्ट त्रिभुज पे आ जाओ, त्रिभुज सी बी एफ से भुजा सी एफ बराबर एफ बी, ये सब ऊपर वाला मत लिखो, दिख रहा है जिसको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, यहीं से शुरू हो जाओ। अब सी एफ बराबर एफ बी यहाँ लिख दोगे। अब थोड़ा सा यहाँ लिखना है कि ये बड़े द्वारक के लिए है। अगर सोचो कि हम इतना ही बड़ा दर्पण ले, इतना ही बड़ा, सर इतना ही बड़ा लेंगे, हाँ, और तब ये किरण एकदम पास से यहां जाए और ये बी जो है यहां होगा और पी भी यही होगा। अगर द्वारक बहुत छोटा हो तो जो बी है वो एकदम पी पे हो जाएगा, पी के बहुत निकट हो जाएगा, मतलब पी ए पे बी टेंस टू पी, बी पी के एकदम कपारे पा जाएगा, तो जो एफ बी है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। अगर छोटा लेते जाओ, छोटा ले जाओ, ले छोटा ले, तो ये एकदम कपारे पैसे यहां चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा ना, बी यहां आ जाएगा। तो जितना एफ से बी तक है ये भुजा एफ बी एफ पी के बराबर ही हो जाएगी ना, अगर द्वारक छोटा हो तो, समझ रहे हैं। बस यदि द्वारक, दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी नियरली कहां पहुंच जाएगा, बी पी इक्वल हो जाएगा, बी पी पर पहुंच जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, बी कहां टेंस हो जाएगा, पी पर, ठीक है। अतः जो आप एफ बी लिख रहे हो, एफ बी वो नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, एफ पी के, एफ पी या पी एफ, जो भी मन में आए लिख सकते हो, ठीक है, पी एफ के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, और कोई समीकरण आप बनाओ ना बनाओ, ये समीकरण एक बना दो, काम देगा, यही काम देगा। अब देखो हो गया काम, ये यहां तक दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है, यहां तक, एक लाइन और हमें चाहिए, इधर हम लिख सकते हैं, इधर तो दिख ही रहा है, यही आओ यहां समझा दें। अब बताओ P से लेकर C तक क्या होता है सर, बहुत सिंपल बात है, चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है, F और R में संबंध। आप जान लो कि इतनी बातें आप न पढ़ो न लिखो चलेगा, यहीं से डायरेक्ट लिखो, त्रिभुज इतना CBF बराबर FB, और द्वारक छोटा हो तो ये बात लिखकर डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाना, ठीक है। हाँ, चित्र बना देना बस, PC बराबर, चूंकि PC बराबर P से लेकर C तक, PC बराबर क्या लिख सकते हो सर, PF
प्लस पी एफ प्लस एफ सी या सी एफ, पी एफ प्लस एफ सी या सी एफ। तो चलो चाहे एफ सी लिखो या सी एफ, दोनों बातें एक ही है। अब जरा देखो सी एफ बराबर क्या है, एफ बी। सी एफ बराबर क्या है, एफ बी। सी एफ बराबर एफ बी, तो और एफ बी बराबर पी एफ। सी एफ बराबर एफ बी, देख लो सी एफ या इसे सी एफ ही लिख दे रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सी एफ, अब सी एफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ बी, और एफ बी के स्थान पे लिखेंगे पी एफ। तो आ जाएगा आपका पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। सी एफ बराबर एफ बी और एफ बी बराबर पी एफ, काम खत्म। इसका मतलब सी एफ के स्थान पे आप पी एफ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है सर। पीसी का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पी एफ और पी एफ जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 2pf बराबर पीसी। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पीसी बाई 2। और पी से लेकर एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं, पी से लेकर एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ कहते हैं, और पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं, बाई 2। यही तो प्रूफ करना था, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध। प्रूफ हो गया, यही सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। और हम ज्यादातर हम केवल इतना डायरेक्ट यही करते हैं, लेकिन ये पूरा व्याख्या हुआ। मान लो कभी आप 12वीं में जाओगे तो 12वीं में ये पूरा कर दोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट सकता है, इसलिए पूरा बता दिए हैं, ठीक है। और हाई स्कूल में कोई बात नहीं, हाई स्कूल में तो पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछेगा तो आप परावर्तन का नियम में सब डायरेक्ट काट सकते हैं। एकांतर कोण, यहाँ चित्र बन गया, काम हो गया, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज सीबीएफ से भुजा सीएफ बराबर एफ बी, और ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी पे चला जाएगा, और अतः एफ बी बराबर पी एफ होगा, और डायरेक्ट यहाँ पी सी बराबर पी एफ और प्लस ये सी एफ, दोनों बराबर होंगे। और सी एफ के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी एफ कहा गया, सी एफ के स्थान पे एफ बी हो जाएगा। यहां से समीकरण, चलो इसको 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, और समीकरण 1 2 से देख लोगे, समीकरण 1 2 से सी एफ के स्थान पे एफ बी के स्थान पे पी एफ, तो यहाँ पी एफ आ गया, सी एफ के स्थान पे एफ बी लिखे, एफ बी के स्थान पे पी एफ लिखे, पी एफ जुड़ गया, 2 पी एफ हो गया, 2 पी एफ बराबर पीसी, पी एफ बराबर पीसी बाई 2, यह बराबर आर बाई 2। प्रूफ हो गया, काम खत्म, इतना सिंपल सी बात है। तो लिख लो अगर समझ में आया, नहीं तो केवल फार्मूला याद रखो, यह बराबर आर बाई 2, यह बराबर आर बाई 2 याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आप बढ़िया से इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे। आज यहाँ तक आप तैयार करिए, धन्यवाद।